अगर आज यहाँ पे छात्र सड़कों पे उतर रहे हैं तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 7.5 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपति दोस्तों के माफ करने के लिए आपके पास पैसे होते हैं। कांग्रेस का एक एक आदमी जमीन पर उतर को उनके घर पहुंचाने का काम किया है। नासिर हुसैन, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने मुझे मौका दिया आज ये बजट में अपनी बात रखने का। बजट से हमारे देशवासियों को काफी उम्मीदें थे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक बजट आया है। सत्ता पक्ष के लोग जब बार बार बजट पे चर्चा कर रहे थे, बार बार खड़े हो रहे थे, तो हमारे कलीग और हमारे नेता रिपुन बोरा जी की बात मुझे याद आ रही थी और सच लग रही थी कि इनको बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो इसीलिए बार बार ये कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे थे। 2022 इनके लिए एक टारगेट ईयर था। वो 2022 तक इनको स्मार्ट सिटीज देश को देना था, 2022 बुलेट ट्रेन देना था, 2022 पूरे हिंदुस्तानियों को घर देना था, मकान देना था, 2022 में ये हमारे किसानों की आय दुगनी करना था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए चाहे वो मोशन ऑफ टैंक्स में हो, चाहे या बजट पे हो, चाहे उस हाउस में हो, चाहे ईस्ट हाउस में हो, लगातार कांग्रेस को कोसने का इन्होंने काम किया। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, कांग्रेस सिर्फ अपोज करने के लिए अपोज कर रही है। आपकी वे भी बात मानते हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है या असत्य बोल रहे है, लेकिन आप ये बताइए, आज हिंदुस्तान के सड़कों पे युवा अगर 1 करोड़ लोग आरआरबी एग्जाम में पर्चा भरते हैं और सड़क पे उतरते हैं नौकरियों के लिए, तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं? अगर आज यहाँ पे छात्र सड़कों पे उतर रहे हैं तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर किसान 14 महीने हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी के बाहर 14 महीने जो किसान बाहर बैठे थे, वो क्या वो झूठे जाके वहां पे बैठे थे? अगर ये सूरत हाल हिंदुस्तान का है तो आप अपोजिशन पार्टीज को क्यों बार बार आप कोसते रहते हैं? यहाँ पे कोविड की बहुत चर्चा हुई, यहाँ पे क्लेम्स किया गया कि हम लोगों ने कोविड के टाइम पे ऐसा काम किया, कोविड के टाइम पे वैसा काम किया। यहाँ पे ये बोला गया कि हिंदुस्तान दुनिया भर में अगर किसी देश में सबसे ज्यादा कोविड के टाइम पे काम हुआ तो वो हिंदुस्तान में काम हुआ करके यहाँ पे क्लेम्स हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जिस तरह से इन्होंने लॉकडाउन किया, जिस तरह के सीन्स, जिस तरह के विजुअल्स हम लोग को हिंदुस्तान में देखने को मिले, मुझे लगता है कि पार्टीशन के बाद अगर हिंदुस्तान में 2 टाइम उस तरह के विजुअल्स देखने को मिले, एक डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के टाइम पे देखने को मिले और दूसरा कोविड के टाइम पे देखने को मिले। जिस तरह से लोग अपने जहां जहां वो काम कर रहे थे, बड़े बड़े सिटीज को छोड़ के अपने अपने गांव की तरफ जो जा रहे थे, छोटे बच्चों को कंधों पे रख के ले जा रहे थे, बूढ़े माँ बाप को कंधों पे रख के ले जा रहे थे। एक जवान लड़की अपने बूढ़े बाप को साइकिल पे बिठा के हजारों मील चला के ले जाती है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ मरी हुई, माँ की लाश पड़ी हुई है, उसको पता नहीं कि उसकी माँ मरी हुई है, लेकिन माँ के साथ खेलते रहता है। इस तरीके के सीन्स हिंदुस्तान में कभी देखने को नहीं मिले थे। आप कह रहे हैं कि आप जो है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कोरोना महामारी फैलाई, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोविड फैलाया। मुझे आज फख्र है यहाँ कांग्रेस का एमपी होने के नाते, कांग्रेसमैन होने के नाते फख्र से मैं आज यहाँ कहना चाहता हूं कि उन बेबस बेसहारा लोगों को कांग्रेस का एक एक आदमी जमीन पर उतर को उनके घर पहुंचाने का काम किया है, उनको सहारा देने का काम किया है, उनको उम्मीद देने का काम किया है, उनको कॉन्फिडेंस देने का काम किया है। अगर हम लोग बसेस, ट्रक्स और रेलगाड़ियां अरेंज करके इन लोगों को वापस भेज रहे थे अपने घर, हमको देख के जो कर्नाटक में जो सरकार ट्रक्स की, जो सरकार बसेस और रेलगाड़ी अरेंज की, जो गोवा की सरकार अरेंज की, जो गुजरात की सरकार अरेंज की, क्या वो लोग भी महामारी पहुंचाए थे? याद रखिए, वहां पे आपके सरकारें थे। आप दूसरों को उंगली दिखा सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको देश मानता है। इसके साथ में आपको यह भी जानने की कोशिश करना चाहिए था, आप इस देश की सरकार है, कि आखिरकार इतनी तादाद में, करोड़ों की तादाद में ये लोग वापस क्यों जाना चाह रहे थे? जहां काम कर रहे थे वहां से अपने गांव क्यों जाना चाह रहे थे? क्यों? इसके 2 रीजंस है। उनको पता था कि उनका कोई गारंटी नहीं, वहां पे ना जॉब्स का गारंटी था, ना खाने का गारंटी था, ना शेल्टर का गारंटी था। इसीलिए वो बेबस बेसहारा होकर अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने गांव पे वो जाना चाह रहे थे। और दूसरी तरफ उनको एक अगर उम्मीद की किरण अपने गांव में कुछ नजर आ रही थी तो वो मनरेगा थी। मनरेगा की वजह से वो वापस जाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको वहां पे कुछ
कुछ नौकरी की, कुछ जॉब्स की जो उन्होंने कुछ गारंटी दी थी और वो यूपीए सरकार दी थी। आज प्रधानमंत्री यहाँ पे खड़े होके कह रहे थे कि कोविड महामारी के टाइम पे सरकार बहुत सफल रही। अगर आपकी कहीं कोविड महामारी के टाइम पे थोड़ा बहुत भी अगर सफल रही तो वो सफलता जो बार बार आप जो कहते हैं मनरेगा आपके विफलताओं का स्मारक है, वो विफलताओं का स्मारक जो है आपको साथ देने का काम किया। लेकिन आज आप मनरेगा के साथ क्या कर रहे हैं? आज मनरेगा के साथ आप क्या कर रहे हैं? 2021-22 में आप 35% बजट में कटौती की, उसके बाद आपको 25,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, क्योंकि आपके पास लगातार डिमांड पे डिमांड हिंदुस्तान के कोने कोने से मनरेगा में आ रहा था। वो रिवाइज एस्टिमेट में 98,000 करोड़ हुए। अब 22-23 के इस साल के बजट में आपने क्या किया? आप फिर उसमें कटौती करके 73,000 करोड़ आपने किया, 98,000 करोड़ किया, और उसमें 13,000 करोड़ पेंडिंग बिल है। इसका मतलब है अब मात्र 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा को आपने रखा है, उसमें कटौती आपने किया है। हमने कोरोना के टाइम पे बोला कि गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास खरीदारी करने के लिए उनके पॉकेट में कुछ पैसा डालिए करके। आपने यहाँ खड़े होके कहते हैं कि दुनिया भर में सबसे सफल मैनेजमेंट अगर किसी का था तो हिंदुस्तान की सरकार का। अरे भाई आप थोड़ा देख तो लीजिए ग्लोबली क्या हो रहा था, ग्लोबल सिचुएशन आप देख लीजिए। अमेरिका में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया गया था, फ्रांस में किया गया था, कनाडा में किया गया था, यहां तक श्रीलंका और बांग्लादेश में भी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया गया था। अब आपको गरीब लोगों को पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन 7.5 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपति दोस्तों के माफ करने के लिए आपके पास पैसे होते हैं। अब 3 ऐसी महामारी के टाइम पे जब गरीब इस महामारी से जूझ रहा था, अब 3 करोड़ गरीब लोगों के 3 करोड़ गरीब लोगों के जो कार्ड्स हैं, वो रेशन कार्ड को आप रद्द करने का आप काम करते हैं ताकि उनको खाना भी ना मिले, उनको जो है पीडीएस से कुछ उनको सुविधाएं भी ना मिले। और बार बार आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे थे सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूपीए के जमाने में थी। आज का दिन, आज सुबह में मैं देख के आ रहा हूं 7.5% जो है बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। 2018 में 6.8 थी। जब हम लोग 2014 में सरकार से बाहर है 5.60 थी। क्या 5.60 है या 7.1 है, ये प्रधानमंत्री को हम लोगों को बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे नौकरियां क्रिएट किए, नौकरियां दिए। मैं बहुत कोशिश करके रिसर्च करके ढूंढने की कोशिश किया मैम कि कौन कौन सेक्टर में इन्होंने नौकरियां दिया, किस किस सेक्टर में इन्होंने नौकरियां क्रिएट किया, हमारे युवाओं को कहां नौकरियां इन्होंने दी। मुझे कुछ बहुत रिसर्च करने के बाद थोड़ा बहुत मिला के थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया, कुछ नौकरियां इन्होंने दी। एक नया सेक्टर इन्होंने खोला। वो सेक्टर का नाम क्या है? वो सेक्टर का नाम है विजिलेंटे सेक्टर। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और डिपार्टमेंट्स क्या है? काउ विजिलेंटे डिपार्टमेंट, लव जिहाद विजिलेंटे डिपार्टमेंट, न्यू ईयर डिसरप्शन विजिलेंटे डिपार्टमेंट, वैलेंटाइंस डे डिसरप्शन डिपार्टमेंट, एंटी कन्वर्जन विजिलेंटे डिपार्टमेंट, अब लेटेस्ट हिजाब विजिलेंटे डिपार्टमेंट भी चल रहा है। यहां पे इन्होंने युवा लोगों को लगा रखा है। और मैं कहना चाहूंगा हिजाब जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस देश में कौन लड़की क्या पहनेगी, क्या खाएगी, किसके साथ फिरेगी, कोई उसको टोका चीनी नहीं कर सकता। जिस तरह मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के जाते हैं, उसी तरह से मेरे हिंदू माँ बहनें भी घूंघट पहन के जाते हैं। अगर उनके घूंघट पे आंचल आएगी तो हम लोग उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह आप लड़ रहे हैं। और इस साथ में ये लोग डिजिटलाइजेशन की बहुत बात की है। इनके डिजिटलाइजेशन में इन्होंने ये विजिलेंटे डिपार्टमेंट को भी काफी डिजिटलाइज किया है। एप्स तैयार करने के लिए इनके लड़कों को छोड़े हैं। उसमें सुल्ली बाई एप्स और बुल्ली बाई एप्स के जैसे एप्स जो क्रिएशन होते हैं। फेक न्यूज फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे हैं। ट्रोल आर्मी में कई लोग काम कर रहे हैं कि आजकल हिस्ट्री रीराइटिंग के प्रोजेक्ट्स भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने युवा लोगों को लगा रखा है ताकि देश के युवाओं का ध्यान ना भटके और यहाँ पे जो आलम वो नौकरियों की मांग ना करें। मैम मेरा टाइम अभी है क्योंकि मुझे दो तीन टाइम एक्स्ट्रा। अब मैं एमएसएमई पे आता हूँ। 60 लाख एमएसएमई शटडाउन हुए हैं और ये एमएसएमई द लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर, बिगेस्ट मेक इन इंडिया कंट्रीब्यूटर आज एक क्राइसिस में है। क्राइसिस में क्यों है?
क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से, फॉल्टी जीएसटी की वजह से और लेटेस्ट मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड क्राइसिस की वजह से। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में इनइक्वालिटीज की बहुत बात की है। मुझे 2-3 मिनट का टाइम दीजिए मैम, क्योंकि जो है हमारे मेरा 15 मिनट ओरिजिनली था मैम। Your other members have consumed. नहीं, आई एम द लास्ट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। Speak quickly. सर, इनइक्वालिटीज की बहुत बात हुई है, मैं बहुत ज्यादा उस पर बोलूंगा नहीं, सिर्फ डेटा दूंगा। टॉप 1% इज होल्डिंग 33% ऑफ नेशनल वेल्थ, बॉटम 50% होल्ड्स 5.9% ऑफ इंडियाज वेल्थ। Top 100 richest people of India own as much as 55.5 crores of people of India. Top 100 richest people have so much wealth that they can fund India's primary and university education for next 25 to 30 years. Cumulative wealth of 142 people has increased from 23 lakh to 53 lakh crore. Our top two people's wealth has increased from $30.7 billion to $175.5 billion in last 2 years. मेरा अभी No, you don't have time. You can see I you're was already given 15 minutes. Time is still left there. Time is still left. Please do. That's true, sir, but the time has been already consumed by the earlier members. Hurry up. तो मैं सीधा, मैं बहुत सारा बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं सीधा किसानों पे आऊंगा। कल प्रधानमंत्री यहाँ पे खड़े होके 2 दिन पहले खड़े होके किसान के बारे में कहा कि किसान ने इस देश के लिए बहुत काम किया है, लेकिन आपने किसान के लिए क्या किया? आपने किसान को गाली देने का काम किया है, उनकी जमीन छीनने का काम किया है, उनको ट्रकों के नीचे कुछ। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.